अगर तुम एक कैन रेड बुल खरीदते हो तो उसके लिए लगभग $3 चुकाते हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, उसमें से सिर्फ 9 सेंट ही उस ड्रिंक को बनाने में लगते हैं। बाकी का पैसा वो जाता है बाकी सब पर। और रेड बुल के मामले में बाकी सब की रकम बहुत बहुत बड़ी है। उस $3 का एक छोटा सा हिस्सा जाता है इस बिल्डिंग पर, कंपनी का हेडक्वार्टर। लेकिन ये कोई साधारण कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है। ये किसी बड़े शहर में नहीं है, किसी छोटे शहर में भी नहीं। ये है ऑस्ट्रिया के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे फुशल अमजी में। एक ऐसा कस्बा जहां है एक सुपरमार्केट, 2 कॉफी शॉप, एक बैंक और एक ग्लोबली मशहूर मल्टीनेशनल ड्रिंक कंपनी, दुनिया के सबसे पहचानने योग्य ब्रांड्स में से एक। और उसका ग्लोबल हेडक्वार्टर हैरानी से भी छोटा। 3 मिनट में तुम इसकी एक दीवार से दूसरी तरफ पैदल जा सकते हो। न कोई ऊंची दीवारें, न कोई गेट हाउस, न कोई सिक्योरिटी फोर्ट्रेस। यहां तक कि लोग इसके गार्डन में घूम भी सकते हैं। इस लोकेशन के पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं थी। असल वजह थी इसके को फाउंडर डीट्रिक मैटशिट्स। उन्हें यह जगह पसंद थी, यहाँ की प्राइवेसी, यहाँ के पहाड़ और खुली हवा, और वो यहीं रहना चाहते थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसका छोटा ऑफिस नहीं, बल्कि इसका छोटा प्रोडक्ट लाइनअप है। रेड बुल असल में एक बहुत साधारण कंपनी है। एक क्लासिक फ्लेवर, एक शुगर फ्री वर्जन, एक जीरो शुगर वेरिएंट और कुछ फ्रूट फ्लेवर्ड एडिशन, बस यही है पूरी लाइनअप। अब इसकी तुलना करो इसके प्रतिद्वंद्वी मॉन्स्टर एनर्जी से, जो लगभग 150 अलग-अलग वेरिएंट बेचता है। और सुनो, रेड बुल खुद अपनी ड्रिंक बनाता भी नहीं। वो ऑस्ट्रिया की एक कंपनी रॉह को कॉन्ट्रैक्ट देता है इसे बनाने के लिए। दुनिया की ज्यादातर रेड बुल आज भी आल्प्स की छाया में बनती है, और 2021 तक दुनिया में बिकने वाली हर एक कैन सिर्फ 2 फैक्ट्रियों से आती थी। तो फिर सवाल यह है, अगर वो खुद प्रोडक्शन नहीं संभालते तो उनकी कंपनी में इतने लोग करते क्या हैं? जवाब है, वो $3 में से लगभग $1 खर्च करते हैं तुम्हें ये कैन खरीदने के लिए मनाने में। रेड बुल शुरू से ही एक ड्रिंक कंपनी से ज्यादा एक मार्केटिंग कंपनी रही है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। डीट्रिच मैटसिच एक टूथपेस्ट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे। काम के सिलसिले में वो एशिया जाया करते थे, जहां एनर्जी ड्रिंक्स पहले से पॉपुलर थीं। एक दिन हांगकांग के मैंडरिन ओरिएंटल होटल के बार में वो बैठे थे और एक मैगजीन में पढ़ा कि जापान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है। उसी पल एक आइडिया जन्मा। उन्होंने थाईलैंड की कंपनी टीसी फार्मास्यूटिकल से हाथ मिलाया। वहां बनती थी एक ड्रिंक, क्राटिंग डैंग, जिसका मतलब था रेड बुल। दोनों ने 5-5 लाख डॉलर लगाए और एक नई कंपनी बनाई, रेड बुल जीएमबीएच। ड्रिंक को रीफॉर्मुलेट किया गया, कार्बोनेशन जोड़ा गया, मिठास कम की गई, स्वाद को सोडा जैसा बनाया गया। और 1 अप्रैल 1987 को ऑस्ट्रिया में लॉन्च हुई नई रेड बुल। शुरुआत में इसे प्रीमियम बनाया गया, महंगी, रहस्यमयी। बार में इसे वोडका के साथ मिक्सर की तरह बेचा गया। यूनिवर्सिटी एग्जाम वीक में फ्री में बांटी गई। लेट नाइट टैक्सी ड्राइवरों को दी गई। जहां जहां लोगों को जागना था, वहां वहां रेड बुल पहुंची। पहले साल 12 लाख कैन बिकी, अगले साल 17 लाख, और कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होना था। रेड बुल ने विज्ञापन नहीं बनाए, उन्होंने मोमेंट्स बनाए। 1985 में एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर जेरार्ड बेगर को सिर्फ $10,000 देकर अपनी बोतल हाथ में पकड़वाई। और यहीं से शुरू हुआ रेड बुल का एथलीट एम्पायर। हजारों एथलीट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्टंट राइडर, हर तस्वीर में एक रेड बुल लोगो। धीरे धीरे दुनिया के दिमाग में एक कनेक्शन बन गया, परफॉर्मेंस बराबर रेड बुल। फिर कंपनी ने पूरे स्पोर्ट्स ही बदल दिए। क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज, रेड बुल रैम्पेज, किंग ऑफ द एयर। जहां भी एड्रेनलिन था, वहां रेड बुल था। और फिर आया बड़ा कदम, फॉर्मूला 1 में एंट्री। 2004 में फोर्ड अपनी टीम बेच रही थी। रेड बुल ने सिर्फ $1 में टीम खरीद ली, पैसा लगाया, टैलेंट हायर किया, और 2010 से शुरू हुआ उनका गोल्डन एरा। 4 साल लगातार चैंपियनशिप। रेड बुल अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, वो एक संस्था बन चुकी थी। आज रेड बुल सिर्फ कैन नहीं बेचती, वो बेचती है परफॉर्मेंस का सपना, एड्रेनलिन का एहसास, और वो आइडिया कि तुम भी कर सकते हो।